नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन की स्पेशल 26 में सब कुछ गोलमाल नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गाहे बगाहे जुबानी हमला देखने को मिल जा रहा है, वहीं यूपी में सपा और RLD में कुछ खास बनते हुए नजर नहीं आ रहा। वहीं JDU और कांग्रेस में भी कुछ खास चलता नहीं दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत बता रहा है। आपने देखा होगा कि RLD प्रमुख जहां गठबंधन से दूरी बना रहे थे, वहीं अब जयंत चौधरी के नेता मुंबई में होने वाली अगली गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने की बात कर रहे हैं। वहीं आप और कांग्रेस के रिश्ते में काफी खटास है, जिसे दूर कर पाना शायद ही मुनासिब हो पाएगा। आप और कांग्रेस में सारा पेच फंसा हुआ है दिल्ली लोकसभा सीटों को लेकर, जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में उतारने की बात कह चुकी है। तो वहीं आपने भी कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसा है। वहीं बात की जाए यूपी के घोसी विधानसभा, उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा की, जहां पर उपचुनाव होने हैं, तो यहां पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, खासकर बागेश्वर उपचुनाव को, जो कि उत्तराखंड में होने जा रहा है। घोसी विधानसभा में सपा और बीजेपी आमने सामने है। वहीं बागेश्वर विधानसभा में इंडियन गठबंधन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यहां बीजेपी कांग्रेस के साथ सपा और आप भी मैदान में उतर पड़ी है। यानी कि सपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी, UKD भी चुनावी मैदान में बागेश्वर में चुनाव में उतरी है और चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें स्पेशल 26 यानी कि इंडिया गठबंधन INDIA इंडिया गठबंधन की बात करें, तो सब कुछ अभी साफ नहीं है। इन स्पेशल 26 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जहां गाहे बगाहे आपको अक्सर जुबानी जंग देखने को मिल जा रहा है दिल्ली के अंदर, खास करके क्योंकि ये साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि वो दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अलका लांबा ने इस बात को कहा था, लेकिन फिर बाद में उसको लेकर तमाम तरह के जो बड़े कांग्रेस के लीडर थे वो सामने आए थे। उन्होंने कहा ये अलका लांबा का अपना फैसला हो सकता है, और ऐसे में भी तो कुछ ऐसी चर्चा नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इसका जवाब दिया था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को जीतने की कवायद में है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि दिल्ली की लोकसभा सीट उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, और ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती है। अब ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो कि जहां पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की चाबी जाती है, तो ऐसे में RLD प्रमुख जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव में अभी खासकर उतनी नज़दीकियां इस बार अभी के चुनाव में देखने को नहीं मिल रही। आपने देखा होगा निकाय चुनाव भी दोनों ने अलग अलग लड़ा था, ऐसे में अभी इतनी नज़दीकी देखने को नहीं मिल रही है। कहा जा ये भी जा रहा है कि यहाँ पर भी सीट का पेच फंसा हुआ है। अब मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी है। ऐसे में जयंत चौधरी के नेता ने कहा है कि भाई जयंत चौधरी उस गठबंधन में पहुंचेंगे। अभी तक तो फिलहाल नहीं दिखे, लेकिन अब पहुंचेंगे, वहां पर गठबंधन में पहुंचेंगे। और अभी ऐसा कोई रोड मैप भी नहीं तैयार किया गया है जहां पर सपा और RLD प्रमुख जयंत चौधरी जो है एक मंच पर कहीं दिखे। अब इन सब के बीच में जो NDA गठबंधन है वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के सहारे वो अपनी राजनीति को और प्रबल करने में लगा हुआ है और मुखर कर रहा है और धार दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से NDA में आपने देखा होगा, अगर हम JDU की बात भी कर लें, बिहार की JDU की बात कर लें और कांग्रेस की बात कर लें, तो उनमें भी अभी खासा मेलजोल नहीं हो रहा। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा बेंगलोर में बेंगलोर में मीटिंग हुई, उसमें सारा जो है कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने संभाल रखी थी। ऐसा माना जा रहा था नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। नीतीश कुमार फिर दर दर भटक रहे संयोजक बनाए जाने को लेकर। अब तो यहाँ पर सवाल ये है कि बिहार की राजनीति से अगर टाटा बाय बाय करते हैं नीतीश कुमार, और केंद्र की राजनीति में वो इसलिए हाथ जमा रहे हैं ताकि उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, लेकिन ऐसा भी होता दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी है एक तरफ, फिर दूसरी तरफ बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, क्योंकि उनके पार्टी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल भी कई बार कह चुके हैं इस बात को, और कांग्रेस तो है ही है। अब यहाँ पर गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उनका कहना है कि भाई हमारे पास तो कई नेता हैं,
हमारे पास तो कई लोग हैं। तो हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जटाशंकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। धर्मेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। अब्दुल्ला आरिफ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले अब्दुल्ला आरिफ आपका ही रुख कर लेते हैं। अब्दुल्ला भाई, ये क्या चल रहा है एनडीए इंडिया गठबंधन में, खासकर इंडिया गठबंधन में अभी कोई चीज साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली की सीट को लेकर जिस तरह से मारामारी हो रही है, और हम अगर बात कर ले उत्तराखंड के बागेश्वर चुनाव की, तो यहाँ पर भी आपका साथ कोई नहीं दे रहा है। तो जब कोई साथ नहीं दे रहा है तो फिर ये गठबंधन काहे का है? किस चीज का गठबंधन है? दिखाने के लिए कि नहीं ये स्पेशल 26 है, ये विपक्षी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी का विरोध करती है? जी न मनी जी, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन मनी जी मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन जो बना है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर को देखते हुए बना है। उसमें किसी उपचुनाव या किसी विधानसभा चुनाव का कोई दखल नहीं है। सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ सकती हैं प्रदेश के अंदर, जो भी इंडिया गठबंधन में है। और अगर सहमति बनती है किसी सीट पर तो उनका उनका जो कैंडिडेट है वो विड्रॉ कर सकता है। ये संभावनाएं हैं इंडिया गठबंधन में। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चेहरे जो हैं वो सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, देश के अंदर आज अगर विपक्ष की आवाज है तो वो माननीय राहुल गांधी जी हैं। आज लगातार वही संघर्ष कर रहे हैं और वही देश के अंदर, देश के उस कोने से और उस कोने तक जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जो लोग पहले कहते थे, भाजपा के लोग कहते थे कि लगे राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप नहीं है, आज वही राहुल गांधी आपके सामने है। आज ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि राहुल गांधी जी के अंदर लीडरशिप नहीं है या राहुल गांधी जी के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी इतने मजबूत होकर के निकले हैं, इतने मजबूत होकर के निकले हैं, और निश्चित तौर पर वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं। मतलब ये आप लोग फाइनल कर रहे हैं कि वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है देश के अंदर। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए आप लोग ये है कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। धर्मेंद्र कुमार जी, हम बात करें घोसी उपचुनाव की और बात कर ले बागेश्वर उपचुनाव की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है उतना मजबूत नहीं दिखा। देखिए, घोसी उपचुनाव में कांग्रेस को मालूम था कि भाई यहाँ पर हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। बसपा ने भी नहीं उतारा, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं उतारा, क्योंकि उसे मालूम था वहां पर सपा और बीजेपी की लड़ाई है। लेकिन बागेश्वर में जहां पर आप लोग साथ दे सकते थे कांग्रेस का, जहां पर कांग्रेस को आप मजबूत कर सकते थे, आप और आम आदमी पार्टी, वहां पर आप लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई। फिर आप कहते हैं हम एकजुट है। अभी अब्दुल्ला भाई कह रहे थे कि भाई लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 के बनी है गठबंधन। तो लोकसभा चुनाव, अगर आप पहले कोई उपचुनाव होता है उसमें तो कम से कम दिखाइए एकजुटता, तब तो लोग कहेंगे कि एकजुटता है। वरना फिर एकजुटता अगर आपकी दिखेगी नहीं तो फिर कैसे लोग कहेंगे नहीं एकजुटता है? फिर तो ऐसे तू मैं लड़ाई होता ही रहेगा। धर्मेंद्र कुमार जी, घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह जी हमारे कैंडिडेट हैं, और सुधाकर सिंह जी के पीछे पीडीए हमारा पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ा है, और हर वर्ग का वोट, हर समाज के लोगों का वोट उनको बड़ी संख्या में मिल रहा है, और निसंदेह बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने जा रहे हैं। किस तरह जनता में आक्रोश है। जनता ने 5 साल के लिए वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया था, समाजवादी पार्टी को जिताया था, और जिस तरह से बीच में धोखा दे करके भाग करके पुनः जो है दूसरे दल जा करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो जनता उनको जवाब देने जा रही। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन बात, इंडिया गठबंधन ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देश नहीं धर्मेंद्र भाई आपने घोसी तो बोल दिया, बागेश्वर उपचुनाव होने जा रहा है बागेश्वर में भी, जहां पर उत्तराखंड के अंदर में, वहां पर क्या है? वहां पर आप लोग क्यों इतना फिर अड़ गए हैं लड़ने के लिए चुनाव? नहीं, हम देखिए डेमोक्रेटिक दल हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी जहाँ रीच है, हम देखिए राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहाँ हमारी पहुंच है, जहाँ हमारे वोटर हैं, जनता की मांग है, वहाँ कितने वोटर है धर्मेंद्र भाई, कितने वोटर है उत्तराखंड में आपके? भाई उत्तराखंड में आप शायद याद न हो, हमारे एमपी भी रहे, विधायक भी रहे हैं, और आज रहे हैं। कब रहे हैं भाई?
ये विषय नहीं है। विषय क्या है, हम लड़ाना छोड़ देंगे। हाँ। बात यहाँ गठबंधन की नहीं, ना गठबंधन चुनाव, एक उपचुनाव है। उपचुनाव में सब अपनी अपनी ताकत मजबूती के देते साथ ना चलाएंगे, कांग्रेस वो को, यहाँ कांग्रेस को मजबूती दे देते धर्मेंद्र भाई। भाई ये कांग्रेस को मजबूती चाहिए तो ये कांग्रेस और हमारे दल के नेता लोग आपस बात कर लेंगे। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो गठबंधन इंडिया का बना है वो भारत के अंदर एक मजबूत विकल्प देने के लिए बना है। और आप निश्चिंत रहिए, 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से कौन सा विकल्प देगा धर्मेंद्र भाई? कौन विकल्प दे रहा है? इधर देखिए राहुल गांधी को बता रहे हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं। देखिए अभी बता रहे अब्दुल्ला भाई कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है, धर्मेंद्र भाई आप सुन लीजिए ना, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो कि संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। और एक बड़ी पार्टी है भैया, वही मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। देखिए, संघर्ष करने का मतलब तो ये नहीं कितना चुन लिया गया है। हमारे यहाँ सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी मजबूत है, बंगाल ममता जी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी है, कांग्रेस भी है, कांग्रेस के नेता स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी है, उनका कहना ठीक है। अभी जब तक तय नहीं हुआ, हम लोगों में किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ। नहीं लीजिए, कांग्रेस तो कह रही है भैया प्रधानमंत्री के रेस में राहुल गांधी, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कोई बयान न खड़गे जी ने दिया, न राहुल गांधी जी ने दिया। तो इस पर ये कहना कि कोई डिस्प्यूट है, बिल्कुल ठीक नहीं है। रही बात कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, हमारे पास योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। अगर राहुल गांधी जी के लिए सारी कार्य समिति की बैठक पूरी बड़ी बैठक होगी, उसमें तय हो जाएगा। राहुल गांधी जी के पीछे पूरे सारे दल और सारे नेता मिलकर पूरी ताकत उनको लड़ाएंगे। ये जिसका भी नाम तय हो जाएगा, ये भविष्य के गर्द में है। अभी कोई ऐसी भविष्य के गर्द में बहुत कुछ है धर्मेंद्र भाई, भविष्य के गर्द में बहुत कुछ है, यही चीज तो नहीं निकल पा रहा है, सब भविष्य के गर्द में ही तो है। नहीं, हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो एक चीज साफ है कि जो जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही, करा रही है, जो जिन मुद्दों को लेकर के सरकार आई थी, जो उसने बेरुसवाई की है जनता के साथ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे जो एकदम आंख मूंद करके पड़ी है, उसको हटाना तय है। सुनिए ठीक है, जटाशंकर त्रिपाठी जी, देखिए इंडिया गठबंधन का जो चल रहा है खेल, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई यहाँ पर। लेकिन एक चीज धर्मेंद्र भाई भी कह रहे हैं कि जिस चीज को लेकर सरकार आई थी, यानी कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर, लेकिन जब धर्मेंद्र भाई से पूछा गया घोसी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो धर्मेंद्र जी ने नाम लिया पीडीए का नाम लिया। लेकिन ये उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा कि घोसी विधानसभा में हम ये मुद्दे को उठाएंगे। तो जटाशंकर जी, आप किस तरह से देख रहे हैं घोसी और बागेश्वर उपचुनाव को, आप किस तरह से देख रहे हैं? लगता है जटाशंकर त्रिपाठी जी का फोन कट गया, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला भाई देखिए, यहाँ पर तो अभी उन्होंने कह दिया कोई तय वय नहीं है, आप लोग मानते रहे, हमसे मतलब नहीं है। धर्मेंद्र कुमार ने तो कह दिया है कि जब मीटिंग होगी तब तय होगा, आप लोग के मानने से थोड़ी ना हो जाएगा कि वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको मजबूती नहीं दी जा रही है, आप लोगों से मजबूती ली जाती है। अब्दुल्ला भाई मनीष भाई, देखिए प्रधानमंत्री का जो सफर है वो बड़ा लंबा सफर है, और मेरा मानना ये है कि कोई मीटिंग तय नहीं करेगी, आंकड़े तय करेंगे कि सीटों के आंकड़े क्या हैं। यदि कांग्रेस के आंकड़े सबसे ऊपर हुए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, समाजवादी के आंकड़े ऊपर हुए तो निश्चित तौर पर समाजवादी का दावा रहेगा, आरजेडी का दावा रहेगा अगर आरजेडी के आंकड़े ऊपर रहे। ये सब आंकड़ों का खेल है, इसमें कोई मीटिंग कुछ नहीं होती है कि मीटिंग होगी या मीटिंग में तय होगा। मीटिंग में कौन तय करेगा? इसके आंकड़े सबसे ऊपर होंगे, निश्चित तौर पर मैंडेट उसी को मिला है, जनादेश उसी को मिला है। लेकिन अब नीतीश जी तो भाई इसीलिए दौड़ रहे हैं ना, ये एकजुटता का प्रोग्राम नीतीश जी तो इसीलिए बना रहे हैं ना। बिहार की राजनीति से टाटा बाय बाय क्यों कहने के लिए वो ये बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं ना नीतीश कुमार, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हमें भैया प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनेंगे, अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। मनीष जी, प्रदेश से दिल्ली को कूच करने का अधिकार हर पार्टी को है और हर पार्टी के अध्यक्ष को है। ऐसे ही नीतीश जी के साथ है कि अगर वो बिहार से कूच करना चाहते हैं दिल्ली, तो वो तो हर 5वें साल कोई ना कोई यूपी से भी और बिहार से भी और झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से भी, सभी लोग पार्टी के अध्यक्ष कूच करते हैं दिल्ली की तरफ कि भाई प्रधानमंत्री बन जाए किसी तरह। लेकिन आखिर में आकर के वही होता है कि कैबिनेट में एडजस्टमेंट होते हैं, एमओएस में एडजस्टमेंट होते हैं और उनको अच्छी भागीदारी मिलती है। सच्चाई तो यही है। लेकिन अब्दुल्ला भाई पेचवा तो फंसा हुआ है। आप देखिए ना, केजरीवाल जी को देखिए,
आपके यहाँ अलका लांबा जी कह रही है एक तरफ कि हम भाई सीटों पर हम उन सीटों पर दिल्ली विधानसभा लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और उधर केजरीवाल की तरफ से भी तंज कस दिया जाता है, कहते हैं भैया लड़िए आप देखते हैं फिर। तो कहीं ना कहीं आमने सामने तो है ही है ना आप लोग, क्योंकि आपको भी मालूम है दिल्ली लोकसभा सीट जो सीट है उसके महत्व को आप अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं उसके महत्व को। आज की कंडीशन में अगर अलका लांबा जी ने कोई ऐसा बयान दिया है तो वो बयान भी ठीक नहीं है कि वो अभी सौदेबाजी की स्थिति नहीं है। हर पार्टी चाहती है कि उसको महत्वता मिले, उसको सीटें ज्यादा मिले, भागीदारी मिले। ये हर पार्टी का होता है, कोई इंडियन अलायंस का ही नहीं है, ये एनडीए का भी यही है। एनडीए में भी यही होता है कि जो छोटे दल है वो चाहते हैं कि उन्हें 5 से ज्यादा अधिक 8 सीट मिल जाए, 10 सीट मिल जाए, जितना मार्जिन मिल जाए उतना बेहतर है लेकिन उस पार्टी के फ्यूचर के लिए। लेकिन 38 और 26 का खेल चल रहा है अब्दुल्ला भाई, 38-26 का खेल चल रहा है। उसमें आप देखिए जहां 38 लोग हैं वहां पर अभी इतना झाए झिकझिक नहीं है जितना यहाँ 26 के खेल में हो गया है सीटों को लेकर। नहीं देखिए, मैं नहीं मानता इस बात को। अलायंस में भाजपा के साथ भी कोई कम दल नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ 38 और 26 का खेल चल रहा है। यहाँ 38 है भाजपा के साथ, आपके साथ 26 है, लेकिन वही 38 जो है उतने झाए झिकझिक नहीं कर रहे जितना ही 26 कर रहे हैं। मनीष जी, जितना सिर में दर्द इंडिया वालों के है उतना ही सिर में दर्द एनडीए वालों के भी है। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्प्रिन की गोली खा के बैठा है आराम से या उसके दर्द नहीं हो रहा है। सीटों की भागीदारी सबको चाहिए, सबको अपनी महत्वता चाहिए पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर। ऐसा नहीं है अगर कोई अभी से लड़ने के लिए तैयार है कि हम पूरा प्रदेश लड़ लेंगे या हम 75% प्रदेश में लड़ लेंगे, तो अभी कहना ठीक नहीं है, बहुत जल्दबाजी है। अब्दुल्ला भाई, आपके इशारों में बहुत सारे संकेत छुपे हुए हैं आपकी बातों में। धर्मेंद्र जी देखिए, अब्दुल्ला भाई की बातों में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, अब इसको समझना है आप लोग को, आप समझ नहीं रहे। आप इस चीज को समझिए। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले यहाँ पर लड़ लेंगे 80 लोकसभा सीटों में चुनाव, तो ये भैया ये मुमकिन नहीं है। हमको सीट चाहिए, और अभी तो आपका आरएलडी से भी उतना नहीं हो पा रहा है जिस तरह से देखा गया था विधानसभा चुनाव में। नहीं, आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी जी की और अखिलेश जी की अंडरस्टैंडिंग एकदम बिल्कुल साफ है, और आरएलडी मुखिया ने कहा भी है पूरी तरह गठबंधन साथ है, उसमें किसी प्रकार कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना सीटों को डिस्प्यूट है। रही बात अब्दुल्ला भाई को, मनीष जी बहुत अभी इनको विचार करके बोलना चाहिए। देखिए, आप पहली बात तो देश में जो ये देश की जनता को आप एक नया विकल्प देने के लिए इंडिया गठबंधन का किया, किसी नेता को लॉन्च करने के लिए नहीं, और उसमें बिल्कुल तय होगा। अब आप कहते हैं कि हम पहली बात, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो सौदेबाजी को राजनीति सौदेबाजी का मतलब राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं लोग, ठीक है। हाँ जी जी, एक जनता को अच्छा विकल्प नहीं, लॉन्च बिल्कुल नहीं कर, मैं नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी वरिष्ठ नेता है, बड़ी पार्टी के युवराज है, बड़ी पार्टी के लीडर है, अगर उनकी पार्टी उनको प्रोजेक्ट करती तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, अपने नेता को प्रोजेक्ट करेंगे। हाँ, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या किसी को बिना नेतृत्व के ही पोस्ट इलेक्शन नेता चुना जाएगा, ये सब जब आप 25-26 दल है, चाहे कोई छोटा स्टेक होल्डर चाहे कोई बड़ा स्टेक होल्डर, किसी के 2 MP हो, किसी के 200 MP हो, लेकिन जब एक गठबंधन बन गया है तो लीडरशिप चुनने की एक प्रक्रिया होती है। ये तय होगा कि हम जनता के बीच में किसी एक चेहरे के पीछे खड़े होकर के चुनाव लड़ेंगे, या हम लोग एक गठबंधन का समझौता करके चुनाव लड़ने के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा, ये सीटों रिजल्ट आने के बाद तय करेंगे। ये दोनों बातें सारे शीर्ष नेतृत्व, सारे दलों के जो नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता, देखिए जैसे पिछली बार बैठे थे, कुछ चीजें उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने कहा अगली बैठक में एक संयोजक नियुक्त कर लेंगे, अगले बैठक में हो सकता है लीडर चुन ले, हमारे मुद्दे डिसाइड हो, किन मुद्दों के लिए जनता के बीच बिठाएंगे, इनकी कौन सी नाकामियां हैं सरकार की लगातार, उसको उठाएंगे। तो ये सारी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, इसमें कोई बहुत जल्दबाजी नहीं, पूरा समय है। हाँ, एक चीज तय है कि हम जनता के बीच, हमारे हर दल के इस तरह के कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में है, पब्लिक के गुस्से को समझ रहे हैं, हम उनके सेंटिमेंट्स को भी देख रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर्ड भी हो रहे हैं। किस तरह से 2-3 चीजें बिल्कुल पार्ट एंड साफ, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। लेकिन तो चुनाव आप लड़ेंगे पीडीए पर, चुनाव लड़ेंगे पीडीए पर धर्मेंद्र भाई, इन सबसे त्रस्त है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे आप पीडीए पर।
नहीं, पीडीए का देखिए, जाकी रही भावना जैसी मनीष भाई, प्रभ मुहूर्त देखी दिन रहती। जब हम पीडीए कहते हैं तो मिर्ची कुछ लोग क्यों लगती है? क्या सुधाकर सिंह कौन है? सुधाकर सिंह, हम पीडीए कहते हैं। जो आप ठगते थे इसी पीडीओ में, कोई एक इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर के कहता है मैंने 6 मंत्री बनाया, इसमें कौन कौन किस बिरादरी का हो बताता है। किसी रैली में जाता है प्रधानमंत्री कहता है फला बिरादरी तो वही का तो हूं, कह रहे हैं सर, कह तो बात रहे हैं को आपसे कि आप बोलेंगे आप लोग महंगाई लड़ेंगे पीडीए पर। ठीक है, जटाशंकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से, बीजेपी के प्रवक्ता है जटाशंकर त्रिपाठी जी। यहाँ पर देखिए, बागेश्वर में उपचुनाव होना है। हम लोग ये सोच रहे थे कि चलिए कांग्रेस और बीजेपी में हम लोग देखेंगे, फाइट देखेंगे और इंडिया गठबंधन को एक साथ देखेंगे, लेकिन वहां पर देखिए, वहां पर तो आम आदमी पार्टी और सपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में देखें, दिल्ली में भी तकरार है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, क्योंकि सीटों को लेकर है। भाई सबको मालूम है दिल्ली के लोकसभा सीटों के महत्व के बारे में। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, और उसका फायदा आप लोग उठा रहे हैं पूरी तस्वीरों का। आपको भी मालूम है ये जो चल रहा है, अगर हम इसको भुना लेंगे तो हमारे लिए बड़ा वाहवाही हो जाएगा। जटाशंकर जी। नमस्कार सबको, अपने मित्रों को भी और आपको भी धन्यवाद जी। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं और आगे हम कुछ कहने वाले भी नहीं है। सारे कुछ हमारे साथी जो अभी हमारे साथी बात कर रहे थे उन्होंने सब कुछ कह दिया और जो कुछ कह दिया वही तक का विषय है। जब हम 32 की बात करते हैं और 32 का एक नेतृत्व, एक नेता सामने दिखाई देता है और जिसके प्रति सबका सम्मान है, सभी 32 के 32 लोग 32 का नेतृत्व उनका सम्मान करते हैं। उनके पास 26 में चेहरा नहीं है और ये कह रहे हैं कि आगे जो जीत करके आएगा वही, जो सबसे ज्यादा जीतेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। जब बात आप करेंगे तो सीटों से बंटवारा को लेकर के मारामारी तो होगा ही होगा, मारामारी तो होगा ही होगा। अगर मारामारी होगा तो इसका मतलब है कि आप कहीं तरह से विजय डाल रहे हैं। जब हमें सीटें नहीं मिलेंगी तो हम जीतेंगे कहाँ से, और जीतेंगे नहीं तो फिर हम अपना चेहरा कहाँ से बनाएंगे। इसलिए जब दल मान चुका है कि हम इस बार भी आ नहीं रहे हैं, अगर आज यह लोग अपनी अपनी पूंजी, अपनी अपनी वसीयत और अपनी अपनी पराकाष्ठा को बचाने की, लोकतांत्रिक पराकाष्ठा को बचाए रखने के लिए इस मैदान में है और इसी वजह से यह लोग एक नेतृत्व, एक नाम, एक जगह, एक स्थान नहीं कर पा रहे हैं। और तो प्रियंका काका को देख लीजिए, नहीं संभाल पाए। अब इससे बड़ा क्या होगा। आप मेरे बगल में गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मेरे बगल में मऊ बोलती में हमारे दादा सिंह चौहान भाई जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे, कौन सा संभव उनको लगा कि वो वहाँ जाकर के फिर वापस आ जाए। और सोचिए, एक विधानसभा सदस्य पार्टी को उन्होंने रिजाइन दिया और रिजाइन करने के बाद सुना हमारी पार्टी की चुनाव लड़ रहे। तो आखिर दो लोग हैं, उसको भी आप नहीं संभाल पा रहे हैं और आपने भी अपनी बात कह दिया कि दोनों की जगहों पर आप गठबंधन की बात करते हैं और जो लड़ने की बात जाती है तो 2 साल छोड़ चले जाते हैं। इसका मतलब है कि जनता सब कुछ देख रही है और समझ गई है कि ये जो दल है, ये दल आपस में ही तो हमारी लड़ाई, हमारे ये देश की लड़ाई हो, सीमा की लड़ाई हो, चाहे चाइना की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, ऐसे व्यक्तित्व को देश का बागडोर कैसे सौंपा जा सकता है, यहाँ पर नेतृत्व की क्षमता का पूरा बोलबाला है। ठीक है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना, आप और हमारे साथी भाई ने कुछ कह दिया है और ये मान के बैठो में किसी लोकतंत्र की गरिमा लगाने के लिए, विपक्ष में रहने के लिए, ठीक है जटाशंकर जी। अब्दुल्ला भाई देखिए, यहाँ पर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा, दूसरे वे में कहा उन्होंने, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि वो तो दूसरे वे में चले गए हैं, तो वो कह रहे नहीं प्रोजेक्ट करना ठीक बात है, चलिए बरात। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातों से वो सहमत नहीं है। आपने कहा कि भाई जाहिर सी बात है, जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगा उसी का प्रधानमंत्री होगा। अब इससे धर्मेंद्र भाई तो सहमत है नहीं। धर्मेंद्र भाई का कहना है कि वो तो वहां पर नेतृत्व तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे में सर
देखिए विचार बहुत मायने रखता है। अगर विचार आप लोग के मेल नहीं खा रहे हैं कहीं पर, आम आदमी पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ, सपा के साथ, क्योंकि आपको भी मालूम है क्या कुछ हुआ है इस बीच में, क्या कुछ अखिलेश यादव ने अभी इंडिया गठबंधन बनने से कुछ दिन पहले ही कहा था कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों का जो जन समर्थन था वो अपने वोट में वो लोग तब्दील नहीं कर पाए, वो हमें हमारे वोटरों में तब्दील नहीं कर पाए, बल्कि जब हम लोग उनके साथ थे तो हमारे वोटरों ने उनका साथ दिया, लेकिन उनके वो वोटर जो थे हम लोग के साथ नहीं आ पाए। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी इस बात को लेकर भी। और सबसे बड़ी चीज ये कि आप लोग फिर किस ओर जाएंगे, क्योंकि सोच है नहीं एक। अब ऐसे में अगर चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, अब्दुल्ला भाई आप भी जान रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप अपने क्षेत्र में कितना मेहनत करते हैं हम भी जानते हैं, धर्मेंद्र कुमार भी अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कल को पता चले वहां पर समाजवादी पार्टी का हमें समर्थन करना है तो क्या आप कर पाएंगे? आप लोग की सोच फिर उस ओर जा पाएगी? आप लोग उस हिसाब से जो तैयारी अभी कर रहे हैं आप 2024 के लोकसभा की, क्या उस वक्त आप लोग के अंदर वही जोश दिख भी पाएगा? देखिए मनीष जी, इंडिया गठबंधन जो बना है वो देश की समस्याओं को देखते हुए बना है, जन जन की समस्याओं को देखते हुए बना है। आज देश की जो हालात हैं उसी को देखते हुए सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने इस अलायंस का नाम इंडिया रखा। भाजपा का क्या है, भाजपा हमेशा राष्ट्रवाद, देशभक्ति और ये सब चीजें भाजपा का एक नैरेटिव सेट है। अगर उसे कहीं जवाब देना पड़ता है तो वो एक नारा लगा देती है, भारत माता की जय। भारत माता की जय है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन आज से पहले जो कोई भी ऐसा मैटर होता था कि भाजपा के सामने कोई चुनौती खड़ी हो गई तो वो नारों से उस मामले को डाइवर्ट कर देते हैं। आज कंडीशन ये है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के अंदर दंगे हो रहे हैं। जो भाजपा ये कहती थी कि दंगे नहीं होते हमारी सरकार में और हम बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर को बहुत रखते हैं, लेकिन आज देख लीजिएगा आप, नूह मेवात में दंगा हो गया। क्या वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ हिंदुओं के साथ। उतना ही अत्याचार मुसलमानों के साथ हुआ। लेकिन अगर मैं इसे हिंदू और मुसलमान करके कहूँ कि फला नुकसान मुसलमान का हो गया या फला नुकसान हिंदू का हो गया, वहाँ इंसानियत का कत्ल हुआ है। वहाँ ना हिंदू मरा है ना मुसलमान मरा है, वहाँ इंसानियत मरी है। और जहाँ भी दंगे होते हैं देश के अंदर वहाँ इंसानियत ही तार तार होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। खमियाजा वहाँ के आम आदमी को उठाना पड़ता है, सरकारों को कोई खमियाजा नहीं उठाना पड़ता, किसी नेता को नहीं उठाना पड़ता। इन सब हालातों को देखते हुए अब जिस तरीके से लोग चाह रहे थे कार्रवाई करवाना, उस तरीके से कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई, पब्लिक की डिमांड थी। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ जाती है कि आप चाहते हैं कि बुलडोजर के साथ साथ जो है इनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया जाए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा। संविधान में तो बुलडोजर का भी कहीं जिक्र नहीं है कि बुलडोजर चला दिया जाए। इसी सरकार में देख रहे हैं 2017 के बाद से लगातार योगी जी जो है बुलडोजर की कार्रवाई से अपने आप को अपना नाम रोशन किए हुए हैं। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। अब ऐसा थोड़ा ही होता है संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई आदमी मुख्यमंत्री की जगह कहे कि बुलडोजर बाबा, ये कोई अच्छा शब्द नहीं है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे, जब आपने शपथ ली थी तो आपने हिंदुस्तान की संस्कृति, परंपरा, सभी धर्मों का आदर सम्मान, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब और लॉ एंड ऑर्डर की शपथ ली थी। आपका एक कर्तव्य है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन आज इसीलिए देश की जरूरत है कि जो हालात बीजेपी से आउट ऑफ कंट्रोल है, उन हालातों को देखते हुए आज आप कहीं भी जाइए। 2014 में मोदी जी का मामला था, बहुत अच्छी लहर थी, बहुत बढ़िया लहर थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की लहर थी, बहुत ही भयंकर लहर थी। नो डाउट मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन वो लहर अब कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जो हालात आज योगी जी ने, मोदी जी ने देश के बना दिए हैं, एक आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जो भाजपा के शुरू से ही समर्थक रहे हैं, जिनका घर कभी उजड़ा नहीं है, कभी उनका आशियाना इस तूफान में नहीं आया है,
मैं उनका जिक्र छोड़ करके एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि जो आज मिस्त्री है, जो आज टायर पंचर का काम कर रहा है, जो अपना व्यापार कर रहा है, जो अपनी गाड़ी घोड़े चला रहा है, मतलब एक मध्यम वर्ग से नीचे इस तरह के पायदान की बात कर रहा हूँ मैं। आज वो सारा वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है इस सरकार से। इस सरकार को हटाना इसलिए जरूरी है और इंडिया गठबंधन में एकता बहुत जरूरी है। अगर आपको भाजपा से लड़ना है, भाजपा को हराना है, तो आपको एकता दिखानी पड़ेगी। रही बात आपको उत्तराखंड के चुनाव की, बागेश्वर के चुनाव की, देखिए वहाँ कांग्रेस जो है वो अस्तित्व में है। वहाँ भाजपा की और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, वहाँ कांग्रेस लड़ रही है। अब इनको करना चाहिए था कि इनका कैंडिडेट विड्रॉ होना था या नहीं होना था, वो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में था, वहाँ के डीसीसी के हाथ में था, वहाँ के पीसीसी के हाथ में था। चलो उन्होंने नहीं लिया। अब आइए आप घोसी विधानसभा पर। घोसी विधानसभा का जो मामला है, घोसी विधानसभा में ये बात सच है कि कांग्रेस अभी 2022 के चुनाव में हाल ही में लड़ करके आई है। कांग्रेस कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे कि कांग्रेस की छवि पे असर पड़े। आज जिस तरीके से कांग्रेस की कंडीशन है, कांग्रेस हाइप कर रही है, हम नहीं चाहते कि इस तरीके से। हमने समर्थन दिया, खुला समर्थन दिया। हमने समाजवादी पार्टी के पक्ष में साथ देने का वादा किया उनसे और हमने अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा। तो ये तो गलत बात भी है। गठबंधन का धर्म भी यही होता है कि आप गठबंधन का धर्म यही, सही मायनों में तो यही गठबंधन का धर्म कहलाता है। अब बाकी सारी तस्वीर आप लोगों के सामने है। लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप में राहुल गांधी जी हमारी कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे राष्ट्रीय लेकिन सुनिए ना, आप एक चीज और भी ना अब्दुल्ला भाई, देखिए आप ही के एक बड़े नेता हैं और सोनिया गांधी के बड़े करीबी है कांग्रेस के लीडर। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अभी एक लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस के अंदर नेताओं की, उसमें उन्होंने कहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने बड़ा पदभार दे दिया है और वो जो है भारत माता की जय कहने में कतराते हैं, उन्हें हिंदुओं से नफरत है, उन्हें भगवा से नफरत है। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। तो ऐसे में उन लोगों को अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं नेहरू और इंदिरा के और राजीव गांधी जो कि एक अच्छे विचारधारा पर चलने वाले लोग थे, देश की विचारधारा पर चलने वाले लोग थे, उनके कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व पर सवाल या निशान खड़ा कर देते हैं आप लोग, पूरे कांग्रेस पर सवाल या निशान खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में सर अगर बड़ा लीडर कह रहा है आपके यहाँ तो फिर वो दिक्कत की बात है ना। तो ऐसे में सोचना चाहिए ना कि कौन ऐसे लोग हैं। अब्दुल्ला भाई जी देखिए मनीष जी, ये बड़े लोगों की बात मैं इसको शॉर्ट लिस्ट नहीं करना चाहता। जो एआईसीसी लिस्ट आई है मैं इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन भाजपा के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस लिस्ट के अंदर कोई ऐसा आदमी है या ऐसा कोई लीडर है कि जिसने कहा हो कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ऐसा तो कोई लीडर नहीं है। या किसी ने कहा हो कि मैं वंदे मातरम का सम्मान नहीं करता, ऐसा भी कोई लीडर मुझे तो दिखाई नहीं देता। अगर आपको लगता है तो आप मुझे उसका नाम बताइए। नहीं तो सीधे सीधे तो आरोप लगा रहे हैं, वो तो आप ही के लीडर हैं, वो जान रहे होंगे ना बढ़िया से। और खासकर उन्होंने कन्हैया कुमार पर ये अटैक किया, मैं आपको बता दूं। उन्होंने उनके जो शब्द थे वो कन्हैया कुमार के ऊपर थे। जो लिस्ट जारी हुई और कन्हैया कुमार को एक अच्छा पद दे दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार थे। कन्हैया कुमार, देखिए कन्हैया कुमार जेएनयू के अध्यक्ष रहे और क्राउड बुलर हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो यूथ के बीच में रहते हैं, युवा नेताओं के साथ रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी डिमांड को पूरी करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार को उठा करके लाए और कन्हैया कुमार को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। कन्हैया कुमार के संघर्ष को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी जी के साथ थे कन्हैया कुमार। और मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार ने कहीं भारत माता की जय के नारे पे कोई विरोध जताया हो या कुछ ऐसा किया हो। यदि अगर आपके पास कोई ऐसा बात है तो मैं इस बयान का समर्थन नहीं करता कि उन्होंने भारत माता की जय के बारे में। नहीं, जो कन्हैया कुमार ने उस बार जो जेएनयू में नारे लगे थे, आपको भी मालूम है, ठीक है, भारत टेकरे टुकड़े होंगे, पता नहीं तमाम तरह के नारे लगे हुए थे, तो उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है। देखिए भारत तेरे टुकड़े होंगे के मामले में मैंने कन्हैया कुमार की एक भी वीडियो नहीं देखी। मैंने एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखा कि जिसमें कन्हैया कुमार लीड कर रहे हो किसी भीड़ को और वहां पर ये नारे लग रहे हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। मैंने नहीं देखा कोई वीडियो। ये मैं भाजपा के प्रवक्ताओं के मुंह से अक्सर ये सुनता हूँ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकिन ऐसा कोई वीडियो ही नहीं आया। मुझे तो आज तक कोई वीडियो नहीं मिला।
मैंने गूगल पे भी सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, लेकिन ऐसा कोई वीडियो जेएनयू के कैंपस से मेरे पास नहीं आया। ठीक है, मैंने देखा। ठीक है। धर्मेंद्र कुमार जी देखिए सर, सवाल ये है कि भाई आप लोग अभी एक उपचुनाव में साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। अभी आपके देखिए, आपके विचार और अब्दुल्ला भाई के विचार दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब्दुल्ला भाई 2 कदम आगे सोच रहे हैं, आप भी उनसे 2 कदम आगे सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विचारों में अभी इतना डिफरेंस है, तो वहां पर जब बैठेंगे, सीट पर बैठेंगे, तब क्या होगा सर? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बात है। हिंदुस्तान जो है विभिन्न विचारधारा, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वेशभूषा का देश है, और उन सब के बाद भी खूबसूरती ये है कि एक गुलदस्ते की तरह जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हों, उस तरह से सब एक साथ जब मिल करके एक जगह बैठ जाते हैं तो सुंदर गुलदस्ता सुंदर लगते हैं और उनका एक अलग महत्व होता है। हिंदुस्तान इसीलिए जाना जाता है, अपने डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ सवाल ये नहीं कौन किसके साथ खड़ा होगा, सवाल यहाँ दूसरा है, बड़े पैमाने पर है कि देश को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनता के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देश के अंदर जो तमाम फूट पैदा की जा रही है, इसके अलावा देश को एक साथ एक गुलदस्ते में पिरो करके दुनिया के रास्ते पर खड़ा करने की जो बात है, विचारधारा, उसको लेकर के आगे कौन चलेगा, कौन लीड करेगा, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब ये 2014 में आए थे, इन्होंने जो वादे किए थे, वो चाहे रिलीजियस क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृत के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के क्षेत्र में हो, चाहे नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, चाहे किसानों को आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, टमाटर की बात हो, सब्जी की बात हो, इन सब पे जो इनका दोहरा रवैया रहा, जो बुरी तरह से फूल फेल हो गए हैं। जनता महंगाई से त्राय त्राय करे, जनता को सिर्फ फ्री के राशन पर ले आकर के खड़ा कर दिए, ये कहते हुए सर नहीं आती है, सीना तान के इतने करोड़ लोग फ्री में राशन देते हैं। इन सब का सवाल, इन सब सवालों का जवाब मांगने का वक्त जब 2024 में आ रहा है, तो ये तमाम ये जो सवाल है, ये कब उठेगा आप लोग का? ये सवाल कब उठेगा? ये जनता के बीच कब उठ रहा है सर? हम तो नहीं देखे उठ रहा है, हम लोग को तो नहीं देखे। राहुल गांधी भी बोले थे संसद के अंदर सर, राहुल गांधी बोले थे मणिपुर में 16 मिनट, बाकी अपने पैर दर्द, सर दर्द के बारे में बता रहे थे। मणिपुर में 16 नहीं, ठीक है, यही तो बात है ना सर, आप लोग बोलते नहीं है, फिर जहाँ पर उठाना चाहिए मुद्दा वहाँ उठता नहीं है। मनीष जी शर्म नहीं आती, देश के गृह मंत्री जी संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं कि वहाँ 2 समुदायों, अपने देश में रहने वाले 2 भाइयों जो कल तक अगल बगल रहते थे, उनको एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी घर में घुस करके उनकी बहन बेटी साथ अत्याचार कर रहा है, उसकी गर्दन काट दे रहा है, और देश के गृह मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं मैंने दोनों के बीच में बफर जोन बना दिया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होती है? आप इतिहास को खंगाल करके वर्तमान में हो रहे अत्याचार को नहीं ठहरा सकते हैं। इस पे उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, उनको वहाँ मुख्यमंत्री बर्खास्त करना चाहिए, डीजीपी मतलब सबको बर्खास्त कर दे, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप जब हरियाणा में और मणिपुर में होती है तो आपको दंगा नहीं दिखता, दूसरे राज्यों में एक घटना होती है तो सर हरियाणा की बात ही नहीं की। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं, हरियाणा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। कहाँ बात कर रहे हैं? आप लोगों को तो वोट पड़ा है ना, वोट चाहिए आप लोग को, इसलिए हरियाणा की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, हरियाणा का आप लोग को वोट चाहिए, बोलिए, आप लोग बोल सकते हैं। धर्मेंद्र भाई आप बोल सकते हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की वो गलत है। नहीं, अब फिर किसने आ गए, किसने क्या किया, आ गए सर, नहीं बोल सकते धर्मेंद्र भाई। आप लोग वोट के लिए, आप लोग वोट करेंगे, नहीं बोल सकते आप, मैं जानता हूँ ना आप लोग को। नहीं कर सकते, देश को बांटने के लिए धार्मिक। अरे ठीक, वो बांट रहे हैं, हम कह रहे हैं बीजेपी बांट दी, देश को बीजेपी बांट रही है। 1947 में नहीं, देश 2014 में बढ़ गया, यही कह रहे हैं ना आप। मान लिया आपकी बात को, लेकिन आप बताइए ना कि नू में पत्थरबाजी जिसने की पहले वो गलत था, बोल दीजिए। देखिए, हमारी शिकायत, अभी मैं कहूंगा तो आप, हमारी शिकायत आपसे बस यही है कि जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी, महाराज आपसे प्रश्न ना पूछे हम, मतलब आप हमारे साथ जुड़े महाराज, हम आपसे प्रश्न ना पूछे, क्या बात है। जटाशंकर जी तो आई है, जुड़े ही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री किस लिए? सही कह रहे हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री सिर्फ 2 ही जगह है, हमको मणिपुर में है। नहीं ठीक है, बिल्कुल आप लोग सर, धर्मेंद्र भाई यही तो धर्मेंद्र भाई यही दोहरा चरित्र है। ये आप लोग इतने अच्छे लीडर होने के बावजूद भी कभी कभार बड़ा शर्म आ जाता है जब आप लोग एक पत्थरबाजी का आप लोग विरोध नहीं कर पाते। भाई देखिए, ठीक है, आपको वोट चाहिए, राहुल गांधी को वोट चाहिए।
कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आप उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में, दिल्ली के अंदर क्या हालत है, दिल्ली में किसकी सरकार है? हाँ। दिल्ली की पुलिस जो है किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी की है। अपने चलिए को लौ ठीक है। पुरुष का जटाशंकर जी, बताते हैं। जटाशंकर किस तरह त्रिपाठी जी, दिल्ली में चाहे चेन चिनेटी से लेकर के हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, रेप कैपिटल हो गया है, ठीक है। और जवाब नहीं देना चाहते हैं। पहले तो मणिपुर पे पहले जो जवाब पहले उन्होंने दिया, सब कुछ उसमें भी कितना सर शर्मनाक है। मणिपुर है, सीमाओं बता की तो क्या रहे ना स्थिति सर। उन्होंने नू मेवात पर मनीष एक भाई, आप लोग की ईमानदारी आवाज बताइए, नहीं अमित निकलती शाह है के सर। बयान में नू क्या था? मेवात पर आप अमित शाह के लोग, बयान था जहां कि बीजेपी म्यांमार में- है, नू मेवात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके आपके आवाज नहीं निकल पा रही है। नू मेवात पे आप इनको घेर नहीं पा रहे आवाज हैं। निकालने का हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, क्या हम लोग दंगा करें? आवाज दंगा हमारी नहीं सुनी जा रही। सर सवाल नहीं पूछ पा रहे धर्मेंद्र भाई, सवाल नहीं पूछ पा रहे आप, सवाल नहीं पूछ पा रहे, बल्कि हरियाणा में इन्हीं की सरकार है। आपसे फिर जनता सवाल पूछेगी कि ये बताओ भाजपा से तुमने सवाल क्यों नहीं किया जब वहां पर दंगा हो रहा था। ठीक है, ठीक है। जटाशंकर त्रिपाठी जी, भाई धर्मेंद्र जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। अरे सर, सलीम जी हमारा नमस्कार। सवाल मनीष भाई आप लेते कहाँ हैं? जटाशंकर जी किसका जवाब देंगे? वो तो आप हमारे सवालों का तो ज्यादातर जो है काउंटर ही कर दिए। हाँ। जी धर्मेंद्र भाई, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? सवाल और जवाब दोनों की गिरफ्त पड़े हुए हैं। आवाज इनकी भाई ने कहा साफ नहीं आ रही मनीष भाई, अगर कुछ लाउड प्रॉब्लम। हाँ जटाशंकर जी, थोड़ा सर तेज बोल दें जी। जी जी जी, मैंने कहा कि धर्मेंद्र भाई ने सवाल और जवाब दोनों के घेरों में पड़े हुए हैं। जितना ये प्रश्नाकुल है उतना ही इनको उत्तर देने की जरूरत है। अपने उत्तर को ये घेरने के लिए बात जब भी कहते हैं आप, अभी मैं 15 मिनट से दोनों भाइयों को सुन रहा हूँ। दोनों भाइयों के पास भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमारी ये रणनीति है, हमारी ये योजना है, हमारी ये नीति है, हमारा ये रोड मैप है, हमारा ये मास्टर प्लान है, और यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। उन भ्रष्टाचार में से कौन कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, बस केवल एक सटीक लाइन है। बस जहाँ हमारी सरकार है, वो सरकार जब भी किसी की सरकार होती है जो दूसरे लोगों को दिखाई देता है, वो दूसरे लोग एक जुमला हमारे देश में तो बोलते हैं, और ये जुमला जो है एक नदी में जुमला रखी जाती है। अब इतना सही और सवाल जवाब था कि भाई मनीष भाई इजाजत तो मुझे देना है। देश के अंदर अगर जी धर्मेंद्र भाई, एक सेकंड आपको कहने में क्या दिक्कत? आप कहिए हाँ भाई वहाँ पर देखिए आप मरीजों को कह रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं कह रहे। और आप जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे तो कोई विपक्ष वहाँ बैठा नहीं था। आप सोचिए, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ बैठ करके की चर्चा को सुन सके, जबकि रूलिंग पार्टी में ये लोक सदन का नियम होता है कि दोबारा उनके निकाल कर सकते हैं। निकाल करने को कौन चाहे, वहाँ पर कोई रुका ही नहीं। सबसे सब अविश्वास साहब के बाहर तक प्रधानमंत्री जी बोलने को कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई रहा ही नहीं। तो आप चर्चा करते हैं, देश की ही चर्चा करते हैं, पार्टी पहले नहीं है, देश पहले है भाई। देश पहले है, देश पहले। धर्मेंद्र वोट की राजनीति कर करके आप देश को नहीं चला पाएंगे। धर्मेंद्र भाई, देखिए धर्मेंद्र भाई, आप जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने, तो आप क्या सोच रहे हैं? जनता आपको वोट कर देगी? जनता आपसे सवाल पूछेगी ना? नहीं सुनिए ना धर्मेंद्र भाई, आपसे सवाल धर्मेंद्र भाई वो पूछेगी जनता। तो तब आप क्या कहेंगे? हमसे सवाल मत पूछो, बीजेपी से सवाल पूछो। नहीं, देखिए जिम्मेदारी जिसकी थी, जो जिन चीजों को लेकर के आगे बढ़े, अगर वो नहीं पूरा हो तो बिल्कुल है। दूसरी बात, हम जनता के बीच आए, हमें मालूम है जनता के बातों को किस तरह से उचित फोरम पर उठाना है। दूसरी बात, आज महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार के सवाल जनता पूछ रही है, उसका जवाब विपक्ष नहीं देगा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है हमसे सवाल पूछेगी तो ठीक है, अब तो 2024 में पता चल जाएगा। दूसरी बात, चाहे सीमा की बात हो, जिस तरह से गृह मंत्री जी म्यांमार के मुद्दे पर कहते म्यांमार में स्थिरता हुई और वहाँ बड़े पैमाने पर वो स्केप हुआ, बड़े पैमाने पर यहाँ घुसपैठिए घुसाए और उससे टेररिज्म बढ़ गया। ये आप ईमानदारी से बताइए, अगर इस तरह का बयान किसी दूसरी सरकार में, किसी दूसरे पार्टी के तो धर्मेंद्र भाई, आप क्या चाह रहे थे कि क्या कहते जो गृह मंत्री थे, गृह मंत्री जी, आप क्या कहते हैं? वो जो आप जटाशंकर भाई, एक मिनट धर्मेंद्र भाई, जटाशंकर त्रिपाठी जी, आप लोगों को जब गृह मंत्री को कुछ बोलना हो, प्रधानमंत्री को बोलना, भाई सपा से आप लोग लिखवाया कीजिए। आप लोग, ये गलत बात है, आप लोग लिखवाते नहीं है। गृह मंत्री ऐसे बोल देते हैं,
और फिर आप लोग दिक्कत होती है। फिर कुछ लिखवाया कीजिए इन लोगों से भाई। जब ये गृह मंत्री होंगे तो ये परिपाटियां डाल रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, परिपाटी धर्मेंद्र भाई, आपके मुख्यमंत्री होते थे। नहीं, हमारी बात पूरी हो जाती। मैं हालांकि उसमें मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। शिवराज पाटिल जी देश के गृह मंत्री थे और उनकी दूसरी पीढ़ी में कपड़ा चेंज हो गया था और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस नेतृत्व ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। और आज अगर इस तरह की बातें हो रही है, कपड़े की बात जाने दीजिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर दिल पे लगता है धर्मेंद्र कुमार जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधेंगे। अब्दुल्ला आरिफ जी, अब्दुल्ला भाई, अब यहाँ पर देखिए कि सभी लोग अपनी अपनी तरह से जवाब देते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने विचार है। संसद में वो विचार रखे गए थे, वहां पर गृह मंत्री ने अपने विचार रखे, प्रधानमंत्री ने रखे, आपने नहीं सुना एक अलग बात है। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाएंगे अब्दुल्ला भाई, तो जनता के बीच में आप क्या लेकर जाएंगे और जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर आप लोग जाएंगे? लगता है अब्दुल्ला आरिफ से भी हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है, हमें समझना पड़ेगा, जहां पर एक तरफ ये हम गठबंधन की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन बना है, एनडीए गठबंधन बना है, कई सारी पार्टी एक दूसरे को विलय करके एक दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन बनाते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है, आप एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन में छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनकी जो कह सकते हैं जो सीमाएं हैं वो निर्धारित हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो बड़े दल हैं, उनकी सीमाएं निर्धारित नहीं है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। अब सीमाएं निर्धारित कैसे हैं? क्योंकि अब आप ले लीजिए ममता बनर्जी को, उनकी सीमाएं निर्धारित नहीं, उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री के लिए एक परफेक्ट चेहरा है, उनको लगता है वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार को भी यही लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक परफेक्ट चेहरा है, मुझे बनना चाहिए और हम अपने जितने भी लोग हैं उनको उतारेंगे, अपने बिहार में मेरी बहुत मजबूती है। नीतीश कुमार को ये लगता है। अखिलेश यादव को ये लगता है उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत मजबूती है और एक चेहरे के रूप में हम भी है। आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है, कमोबेश सबका यही हाल है, कांग्रेस का भी यही हाल है। तो ये जो बड़ी पार्टियां मिली हैं तो इनके विचारों में थोड़ा, हाँ, तो इनके विचार जो है थोड़ा कहीं ना कहीं बड़े हैं। ये इनके जो दायरा है बहुत बड़ा है। धर्मेंद्र भाई एक कुमार एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र कुमार जी, जी आप लोग का दायरा बड़ा है और इंडिया गठबंधन का दायरा छोटा है, इस बात को समझना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन का, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन का दायरा बड़ा है, एनडीए गठबंधन का छोटा है। इसलिए क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है वो बहुत छोटे दलों से मिलकर बना है और ये बात भी लोग जानते हैं, ये ऐसे छोटे दल हैं जो बहुत इफेक्ट करेंगे और जिन्हें ज्यादा सीटों की दरकरार नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जितने हैं सब बड़े दल हैं और इन्हें सीटों की दरकरार रहेगी। सब अपने पार्टी के नेता को चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने। तो आपको लगता है कि सब चीज सही हो पाएगा? पहली बात तो इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के नेता ने नहीं कहा कि हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। लीजिए, अब्दुल्ला आरिफ भी कह रहे हैं कांग्रेस के, तो मैं कांग्रेस के मैंने कांग्रेस के सभी नेताओं, मेरे जैसा कार्यकर्ता, जिस दल का कार्यकर्ता होता है, स्वाभाविक उसकी इच्छा होती है कि उसके दल का नेता प्रधानमंत्री बने और लीड करे। इसको अन्यथा मत लीजिए। सवाल जब ब्रॉड पर्सपेक्टिव की आती है, जब बड़े पैमाने पर, जहाँ 26 दल है, तो किसी एक दल को नहीं, सब तय करेंगे। या सबसे बड़ी बात, अगर पोस्ट इलेक्शन चयन की बात होगी तो स्वाभाविक है संख्या बल डेमोक्रेसी में महत्वपूर्ण होता है। जिसके ज्यादा सांसद आएंगे उसका क्लेम भी ज्यादा होगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण है एनडीए दल का क्या कहते हैं। एनडीए दल में शिवसेना थी, अकाली दल थी, नीतीश कुमार जी थे, तमाम ऐसे दल, वो अपने दल के लोगों को नहीं, कभी चंद्रबाबू नायडू जी भी रहे हैं, तमाम ऐसे लोग, बड़े बड़े दल उनको छोड़ के चुके हैं। उनके यहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रही, एकमेव द्वितीयो नास्ति। उनके जिस तरह से मोदी जी के मुंह से निकली बात, या जिनको चरण वंदना करना है उनके साथ है। और चुनाव आने दीजिए, तमाम समीकरण बनते बिगड़ते हैं लास्ट समय में। जब चुनाव आता है और जनता की भावनाओं को तमाम नेता समझते हैं, वो सब आके आएंगे इंडिया गठबंधन में मिलेंगे। भी एनडीए पे बड़े पैमाने पर टूट होगी। जिस तरह से सेंट्रलाइज हो गया है गुजरात, मॉडल ऑफ हिंदुस्तान बनाने का प्रयास हो रहा है। आप पूरे देश में देख लीजिए, जिस तरह से कुछ चंद लोग हैं, जिस तरह से नाम लिया जाता है, एक दो बड़े घराने हैं, उनको भारत की पूंजी का पूरा लाभ दिया जा रहा है। उनको भारत की पूंजी का सेंट्रलाइजेशन उनमें सन्निहित करने का जो प्रयास हो रहा है, उसको जनता देख रही है। और वो दिन दूर नहीं, देखे झूठ और सपने
झूठे सपने वो दिखा करके आप बहुत देर तक आप उनको नहीं रिझा सकते हैं। हाँ। एक दिन तो वो जगेंगे ही, एक दिन तो उनको लगेगा ही कि ये तो हम सपना देख रहे थे, झूठा था, ये संभव नहीं है, अच्छा। या इन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छा, तो स्वाभाविक सी बात है अब्दुल्ला भाई, जितना उनके प्रति उनने अब्दुल्ला और भाई झूठे लगाव सपने था, दिखाए उसी जा से रहे हैं, उनको- अब्दुल्ला भाई झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, ऐसे पे धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं। तो झूठे सपने सिर्फ बीजेपी ही मनीष जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हमको एक जाना है। ठीक है तो धर्मेंद्र मैं भाई। आपसे हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अब्दुल्ला भाई, सवाल ये है कि अभी आपने देखा सुना अभी धर्मेंद्र कुमार को कि किस तरह से धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कि भाई झूठे सपने, झूठे वादे, सब कुछ। तो मतलब जहां जहां बीजेपी है वहां वहां झूठे सपने, झूठे वादे किए गए हैं, जहां जहां पर इंडिया गठबंधन है वहां वहां पर सारे वादे, सारे दावे पूरे किए जा रहे हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ भी इंडिया गठबंधन तो 2024 के लिए बना है। अब जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है वो तो वहाँ भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार क्या कार्य कर रही है तो पूरा देश देख रहा है। इसमें धर्मेंद्र भाई को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, धर्म के आधार पर लोगों की शिनाख्त हो रही है, दंगे हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब तो वही पब्लिक से छुपी थोड़ी है, ये तो सब देश, पूरा देश देख रहा है। धर्मेंद्र भाई तो बिना बात परेशान हो रहे हैं, बता रहे हैं इस बात को, पूरा देश अब ऑलरेडी देख रहा है मीडिया के माध्यम से भी। अब तो मीडिया का भी रोल इतना अच्छा हो गया पहले से कि मीडिया भी अब दिखाने लगा है कि ले भाई अब करें क्या, करे तो करे क्या, अब दिखाना तो पड़ेगा ही। नहीं चलिए, आपने कह तो दिया मीडिया दिखाने लगा, वरना भाई साहब हम लोग तो इसी से परेशान थे कि आप लोग आके इतना सर्टिफिकेट हम लोग के ऊपर फेंक फेंक कर जा रहे थे कि हम लोग क्या बताएं। वो वजह है ना, सर्टिफिकेट की बात नहीं है मनीष भाई। बात ये है कि अति इतनी हो गई है कि अतिथि को बैर होता है, कहावत है। अब अति इतनी हो गई है कि मीडिया चैनल्स को भी दिखाना जरूरी हो गया है। कहाँ तक पर्दा डाले, कहाँ तक आप उसको, अंजू को, और वो पाकिस्तानी लड़की है वो, उसको आ गई थी यहाँ पर, उसी में उलझा पड़ा है पूरा मीडिया पिछले 4-5 दिन से कि भैया सचिन आ गया है, सचिन उसको लिया है और उस लड़की के ऊपर पिक्चर बन गई है, उसने लप्पू सा सचिन कह दिया है, उसने गप्पू सा सचिन कह दिया है, अब उसका क्या होगा, अब वो मानहानि में जाएगी, वो उस पर केस करेगी। तो ये सब चीजें देश के मुद्दों से महत्वपूर्ण है क्या? वही महत्वपूर्ण नहीं है। ये कहाँ किस देश किस दिशा में जा रहा है? अब कोई नेता अखिलेश यादव जैसे, राहुल गांधी जैसे लोग अब धरने पे भी तो नहीं बैठते कि उनको भी दिखा दिया जाए कि जाए कम से कम बेरोजगारी पर कुछ मुद्दा उठा ले। वो तो बात करते रहते हैं दिन भर चीन पर, लेकिन अब कहीं पर बेरोजगारी और ये सब मुद्दे तो कहीं उठते ही नहीं है। सुन लीजिए पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी बोल रहे थे, पीछे से आवाज आई कि आप लद्दाख नहीं आए हैं, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बहुत जल्द में लद्दाख भी जाने वाला हूँ। और मुश्किल से चौथा दिन था, वो अपनी बाइक पे फोटो आए उनके और वो लद्दाख पहुंच गए। लद्दाख पहुंचने के बाद जब वहाँ पब्लिक से इंटरेक्शन हुआ उनका, वो उनसे मिले, तो उन्होंने ये बताया वहाँ की पब्लिक ने कि चीन ने हमारी 45,000 किलोमीटर की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। मतलब कि सेना झूठ बोल रही है, सेना कह रही है नहीं किया गया। देखिए, सेना के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सेना सर अब सेना ही कह रही है कुछ नहीं हुआ है, तो अब या तो सेना झूठ बोल रही है या तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अब ये दो में से एक ही लोग हो सकते हैं। आप जो बता देंगे हम उसको मान लेंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए, या तो सेना झूठ बोल रही है या वहाँ के सिविलियन झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए राहुल गांधी भी तो देखिए, राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार बयान दे चुके हैं, तो बार बार यही कह रहे हैं ना, सिविलियन वहां के तो हम तो देख नहीं रहे कि आके कैमरा के सामने बोल रहे हैं। चलिए, भगवान से आप ये प्रार्थना कीजिए कि इंडिया गवर्नमेंट बनाए, नेक्स्ट प्रधानमंत्री आपका नया प्रधानमंत्री बने, और बीजेपी ने जो कर्म किए हैं उन कर्म से पर्दा उठे, जो कि हम तो बस ये चाहेंगे जो देश की तरक्की कर सके वही प्रधानमंत्री बने। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।